सखी सहेली। सखी सहेली। सुनने वाली सभी सखियों को, सहेलियों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। और सामने बैठी हुई है हंसती खिलखिलाती सी मंजरी वर्मा। मंजरी, आपको भी नमस्कार। दीपा, तुमको और सभी सखी सहेलियों को और श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कैसी हैं आप मंजरी? बस हमेशा की तरह बढ़िया। और दीपा, आज के विषय में आप बताइए कि आज हम आज भी बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी बातें हम करेंगे। सबसे पहले करेंगे विश्व शिक्षक दिवस के बारे में, फिर आज और होंगी बातें विश्व पर्यावास यानी विश्व आवास दिवस भी है आज, उसके बारे में भी होंगी। ऑनलाइन पाठक, ये कुछ है चीज जिसके कौन है ये, इनके बारे में बताएंगे। और आगे क्या क्या है ये हम कुछ देर के बाद अगर हम बताएं तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा। और बस आज की शुरुआत करते हैं। आज है विश्व शिक्षक दिवस। बिल्कुल। वैसे तो देखो, हमारे यहाँ पे भारत में 5 सितंबर को हम मनाते हैं, जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन होता है, और उस दिन हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन ये जो है ना 5 अक्टूबर, ये है विश्व शिक्षक दिवस। तो जिन सखियों को नहीं भी पता होगा उन्हें पता चल जाएगा, और जिन्हें वैसे ही मालूम है तो चलिए फिर से एक बार यूँ कहते हैं ना कि अपनी जानकारी का रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल दीपा। और जो गुरु शिष्य परंपरा है वो भारत की संस्कृति का एक अहम हिस्सा और पवित्र हिस्सा है। जीवन में क्या होता है, माता पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता है। वे हमें इस दुनिया में लाते हैं, इसलिए वे हमारे जीवन के, जो माता पिता है वो हमारे जीवन के प्रथम गुरु कहलाते हैं। लेकिन असली जीवन जीने का सलीका जो है वो शिक्षक ही सिखाते हैं, और उनके द्वारा ही हमें मार्गदर्शन मिलता है। वे हमें प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और शिक्षक उस माली की तरह होता है जो एक बगीचे को अलग रंग के फूलों से सजाता है, निखारता है, संवारता है, और जो छात्रों को कांटों पर चलकर भी मुस्कुराहट मतलब कहता है कि शिक्षक अपने छात्रों से कि तुम कांटों पर भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो। और शिक्षक जो है वो दीपक है शिक्षक, जो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। यानी हमारे पथ प्रदर्शक, सही रास्ता दिखाने वाले और हमारे जीवन को सही दिशा देने वाले शिक्षकों को नमन करते हैं आज हम, क्योंकि आज है विश्व शिक्षक दिवस। और आज का भी एक अपना इतिहास है। ये कहते हैं कि 1994 में हर साल 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाए। ये जब प्रत्येक वर्ष यूनिसेफ और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संगठन जो है, इन सब ने मिलजुल कर अनेक कार्यक्रम आयोजन करने की इन्होंने निर्णय लिया था। और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और वर्ल्ड टीचर्स डे यानी कि विश्व शिक्षक दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए यूएन ने एक बिल पारित किया था। और जब 100 देशों से समर्थन प्राप्त हो गया तो 5 अक्टूबर को ये दिन यानी विश्व शिक्षक दिवस को मनाने की शुरुआत हुई। बिल्कुल। और वर्ल्ड टीचर्स डे को, जो आपने कहा है कि 5 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई, और साल 1966 में आईएलओ और यूनेस्को ने अपनी सिफारिशों में शिक्षकों के अधिकारों, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में, उनकी प्रारंभिक तैयारी के बारे में, आगे की शिक्षा के बारे में, उनकी रोज़गार के बारे में, और बहुत सारे शिक्षण की कैसे दिया जाए, उनके सिखाने के तरीक़ों के बारे में एक गाइडलाइन बनाने की बात कही। और इसके अलावा सन 1997 में हायर एजुकेशन टीचर्स रिसर्च मेंबर को शामिल करके 1966 की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू किया गया था। यानी कि और यूएन ने वैश्विक स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र की उपलब्धियों को जानने और उससे जुड़ी समस्याओं को पहचानने के लिए शिक्षा पर सतत विकास लक्ष्य उन्होंने रखा। और इसके अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उन्हें कुशल बनाने के लिए ज़रूरी उपायों को अपनाने की पहल भी की। यानी कि जो दुनिया भर में जितने भी शिक्षक हैं उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ये दिन की
शुरुआत की गई है ना। और शिक्षकों के तो देखिए ना, उनका तो स्थान जो है हमारे जीवन में यूं ही बहुत ज्यादा है, बहुत ऊपर है। और अगर उन्हीं की स्थितियां सही नहीं होंगी, अगर वो ही किन्हीं समस्याओं से घिर रहे हैं, या उन्हें जैसे कि आय की बात हो या उनका जो जीवन है उसके स्तर की बात हो, अगर इन सब में कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि इन सब पर ध्यान दिया जाए। और वही होता है आज के दिन। तो चलिए एक गीत के द्वारा हम अपने शिक्षकों को ये गीत समर्पित करते हैं। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। समझे ना? छुट्टी मिले तो खिलौनों से खेलो, छुट्टी मिले तो खिलौनों से खेलो, जल्दी से फिर तुम किताबों को ले लो, जल्दी से फिर तुम किताबों को ले लो। जी न चुराओ, बातें न बनाओ, जाहिर रहोगे तो होगे बदनाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अलिफ से बोलो क्या होता है? उल्लू। ईमान। दुनिया में देखो ईमानदार रहना, दुनिया में देखो ईमानदार रहना, झूठ नहीं अच्छा सदा सच कहना, झूठ नहीं अच्छा सदा सच कहना। दिल को किसी के तुम न दुखाना, ऐसी ही नेकी करो सुबह शाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अच्छा बोलो, बा से क्या होता है? बंदर। बहादुर। बन के बहादुर तुम अपने वतन के, बन के बहादुर तुम अपने वतन के, निगे बाहर रहना तुम अपने चमन के, निगे बाहर रहना तुम अपने चमन के। इसको संभालो, गले से लगा लो, हो आजाद अब तो ना होना फिर गुलाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अच्छा मुन्ना, बोलो ते से क्या होता है? तीतर। तकदीर। तकदीर क्या है तुम इसको भुला दो, तकदीर क्या है तुम इसको भुला दो, इल्म हुनर से अंधेरे मिटा दो, इल्म हुनर से अंधेरे मिटा दो। बढ़ते चलो तुम कदम को मिला के, फिर आएगी मंजिल करेगी सलाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। और दीपा, हम लोगों ने शिक्षक की बात करी थी, तो देखो ना, शिक्षक वो जो होते हैं कि जो मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ एक उपकरण है ना। और बच्चों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और जो इंसान को सही राह दिखाए, बच्चों को सही राह दिखाए, वही एक अच्छा शिक्षक होता है। तभी वो बार बार कहते हैं लिखो पढ़ो तभी तुम आगे बढ़ो। जी। छोटेपन में हो सकता है कभी बुरा लग जाए, लेकिन या उनकी कोई कड़वी बात भी हो, उसमें हमारी भलाई ही निहित है। बिल्कुल निहित है। और हमेशा जो एक अध्यापक अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाते हुए बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं और सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, तो हम ऐसे शिक्षक को, सभी शिक्षकों को शत-शत नमन करते हैं आज के दिन।
और जब हो जाती है स्कूल में पढ़ाई लिखाई तो हम कहाँ जाते हैं? हम आ जाते हैं अपने घर। यानी कि कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो, धूप में जलते हुए रहें हम, कभी मंजरी या बारिश में कितने भी भीग जाएं, या दिन भर के थके मांदे हो, या जैसे अभी बात कर रहे थे ना स्कूल से लौट रहे हो, हम या हर इंसान कहें कि वो आश्रय लेने के लिए तो घर पर ही जाता है। चार दीवारी से बना घर एक हर इंसान का एक सपना होता है, वो बड़ा हो या छोटा, घर घर होता है, वो अपना होता है। और घर जो है वो किसी भी जीव के लिए वो एक अच्छा उत्तम स्थान है जो उसे सुरक्षित होने का एहसास दिलाता है। जब आदमी के पास घर होता है तो कितनी भी ऋतुएं बदले उसका कोई असर नहीं पड़ता है, मौसमों का असर नहीं पड़ता है। रोटी कपड़ा और मकान, ये जो हमारी 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं कि जब पेट भर गया और सारी अपनी हमने कुछ अपनी कमाई भी कर ली, जाते हैं हम अपने घर की ओर। बिल्कुल। और हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो, उसकी एक छोटी सी चाहत होती है कि उसका एक सपनों का अपना घर हो और उसमें उसका पूरा संसार उसमें बसाए, अच्छे से खुशहाल रहे, बीबी हो, बच्चे हो, माता पिता हो। तो जब इस तरह के कोई सपना देखता है, सपना सबको देखना चाहिए और सपने के साथ साथ कोशिश भी करनी चाहिए घर को बनाने के लिए। तो उसके लिए है कि आपको थोड़ा अपने खर्चों पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, बचत भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और इसी बात को और इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही शायद विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत या इसके बारे में विचार किया गया होगा। लेकिन हम इसका उद्देश्य भी बताएंगे आपको। तो आज है अक्टूबर का जो प्रथम सोमवार, और हर प्रथम सोमवार जो ये अक्टूबर मंथ, ये महीने में जो आता है, उस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे, यानी कि विश्व आवास दिवस, या इसको पर्यावरण दिवस भी कहते हैं। तो विश्व आवास दिवस को जैसे हमारे मूल अधिकार हो गए ना कि भोजन, कपड़ा और आश्रय, इस सब के बारे में जागरूकता बढ़े लोगों के अंदर, इन उद्देश्यों को लेकर के ये दिवस मनाने का विचार किया गया। जी। और विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले 1985 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक संकल्प के माध्यम से घोषित किया गया था। और इस दिन संयुक्त राष्ट्र बेहतर आवासीय व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं, गतिविधियों और विकास की योजनाओं और इसे प्राप्त करने के समाधान के बारे में चर्चा इसमें की गई थी। और हर साल एक अलग थीम पर मनाया जाता है। और इसमें हर साल अलग अलग थीम होते हैं। और जो बेघरों के लिए आश्रय, सुरक्षित शहर, स्लम क्षेत्रों का विकास, शहरी शासन में महिलाओं का योगदान जैसे विषयों से जुड़ी बहुत सारी बातें इसमें शामिल होती हैं। सभी का ध्यान, जैसे हर साल एक अलग थीम होता है ना, तो 2020 इस साल का जो थीम लिया गया है विश्व आवास दिवस के लिए, ये है एक बेहतर शहरी जीवन। यानी कि जैसे हमारे देश में कई योजनाएं पहले भी आवास से जुड़ी आई हैं, और जो कि ज़रूरतमंदों को मकान उपलब्ध कराने के लिए हमेशा ये योजनाएं बनी हैं। और अभी भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी, और जिसका लक्ष्य यही है ना कि देश के सभी नागरिकों को पक्का घर मुहैया कराया जाए। और इस साल की जो ऐसे आपने कहा ना कि थीम है सभी के लिए आवास, एक बेहतर शहरी जीवन। हमारे देश में बहुत सारे आवास की योजनाएं हुई हैं, और इसके माध्यम से इस योजना के तहत निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोग जो कम ब्याज दर पर कर्ज लेकर अपना घर पूरा कर सकते हैं। और इस योजना का सबसे सार्थक पहलू है घर का स्त्री के नाम पर होना। ये नारी सशक्तिकरण की नींव को तो मजबूत करता ही है दीपा, और वहीं साथ में जिन घरों में नारी को उचित स्थान नहीं मिलता वहाँ उनकी स्थिति को बेहतर भी करता है। तो ये कदम भी देखिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो घर तो आपको इस आवास योजना के द्वारा मिलेगा ही, लेकिन जब वो घर की महिला के नाम पर होगा तो उसका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। और जैसे आपने बोला कि सशक्तिकरण भी होगी उनकी, और कहीं उनको एक मजबूत नींव मिलेगी। बिल्कुल। और जब अपना घर होता है ना दीपा, तो हम उसमें हर तरह से रह लेते हैं। कम में भी गुजारा कर लेते हैं और ज्यादा में भी गुजारा कर लेते हैं, और परिवार में होते हैं तो खुश रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। उसको तरह तरह से सजाते हैं, अपने घर को संवारते हैं और पेड़ पौधे लगाते हैं। मतलब हर तरह से जो घर के सभी लोग हैं, बच्चे से लेके महिलाएं हो चाहे बुजुर्ग हो, वो अपना योगदान देते हैं और एक घर को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। तो घर तो स्वर्ग
जैसा ही है, सुंदर है, उसमें आप खुशहाल रहिए, वो मस्त चाहे रहिए। छोटा हो बड़ा हो, उसमें सारे साधन हो या ना हो, लेकिन चार दीवारी के अंदर जो सुकून और जो शांति कहते हैं ना मन को, बिल्कुल, वो कहीं भी जाकर नहीं मिलती। हम कभी कभी पर्यटन के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन जब लौट के आते हैं हो जाते हैं ना, हमें लगता है नहीं बस घर चलें अब, बस बिल्कुल। और जब घर लौट के आते हैं ना, तो अपना कैसा भी घर हो वो सुकून देता ही देता है ना। और वो कहते हैं ना, गीत में भी कहा है कि हमारी नजरों से आप हमारे घर को देखो, तो वो नजारा ही कुछ और होगा। बिल्कुल। तो चलिए हम लोग गीत की तरफ बढ़ते हैं। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर, तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर, तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। न बादलों की छाँव में, न चांदनी के गाँव में, न फूल जैसे रास्ते बने हैं इसके वास्ते। मगर ये घर अजीब है, जमीन के करीब है, ये ईंट पत्थरों का घर, हमारी हसरतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। जो चांदनी नहीं तो क्या, ये रोशनी है प्यार की, दिलों में फूल खिल गए, तो फिक्र क्या बहार की। हमारे घर न आएगी कभी खुशी उधार की, हमारी राहतों का घर, हमारी चाहतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है।
हसीन है, ये घर बहुत 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 हसीन। देखा ना, अपने आंखों से देखा हुआ घर का नजारा ही कुछ और होता है। बिल्कुल, और वाकई में घर बहुत हसीन होता है ना? जब देखें अपना घर तो सबको अच्छा लगता है, और जब हम किसी दूसरे के घर में जाते हैं तो वहाँ पर भी देखकर बहुत अच्छा लगता है। वहाँ से कुछ ना कुछ हम सीख कर आते हैं ना, कि वहाँ की सजावट और कैसे उन्होंने अपने घर को रखा है। कहीं पे कोई तस्वीर अच्छी लगाई होती, या कहीं कहीं महिलाएं अपने हाथ से कुछ ड्राइंग, पेंटिंग या कोई कलाकारी, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें, हस्तकला वाली चीजें जो कहते हैं ना, खुद बना के खुद लगाती हैं। तो कई महिलाओं को भी हम जानते हैं जो हर साल कहती हैं हम साल के एक पेंटिंग या कुछ एक ऐसी चीज जो कि हम दीवार पे लगा सके, हम जरूर लगाते हैं। हमने पूछा आप क्यों लगाती हैं, तो कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि जब कभी भविष्य में मैं नहीं रहूं तो ये सारी चीजें मेरी बच्चों को मेरी हमेशा याद दिलाती हैं। और आजकल देखो सभी लोग घर पर हैं, तो महिलाएं जो है इसी बहाने अपने शौक भी पूरे कर रही हैं, तरह तरह की चीजें बना रही हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज है अपने घर को सजाने के लिए। तो आज हम लोग बात करने वाले अगले किसी विषय पर, है ना? शौक की बात कर रही हो ना, तो याद आया कि शौक में पढ़ने का शौक लोगों को बहुत होता है, किताबें पढ़ने का। और वो लोग क्या करते हैं, कई सारे बुक जो क्लब होते हैं वो भी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन इन दिनों हो क्या गया है कि कोरोना काल में हम क्लब्स, तो जो बुक की किताबों की क्लब या लाइब्रेरी तो नहीं जा पा रहे, लेकिन ऑनलाइन खूब किताबें मंगा रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, जो किताबें जिनको हाथ में लेकर पढ़ना और जो डिस्कस करते हैं ना, वो लोग महीने के एक दिन वो लोग तय कर लेते हैं। क्लब वाले जो बुक लवर्स होते हैं, बुक क्लब वाले, वो क्या करते हैं, एक दिन तय कर लेते हैं और उस दिन पे बैठते हैं और उस किताब की जितना भी जो कंटेंट है, जो उसमें जितना कुछ भी लिखा होता है उसके बारे में वहाँ पे डिस्कशंस होते हैं, विचार विमर्श होते हैं, और सब अपने अपने विचार, लेखक के क्या विचार हैं उसके बारे में अपने खुद के विचार, इस तरह से बातों का, बहुत सारी बातों का आदान प्रदान होता है। बिल्कुल। और जो ऑनलाइन पाठक होते हैं, तो जो ऑनलाइन पर जाकर पढ़ते, जब किताबें नहीं मिलती, जैसे अपने घर में जो किताबें होती वो तो सबने पढ़ी ली होती, बल्कि दोबारा तिबारा भी उनको पढ़ लेते हैं, है ना? और कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो शायद ऐसा लगा अरे बहुत मोटी है, या ऐसा लगता है कि अरे इसकी भाषा मुझे थोड़ी कठिन लग रही है, तो हम कहीं उसको छोड़ देते हैं। लेकिन इन दिनों में वो सब किताबें वापस निकल आई, बाहर आ गई, सारे शौक पे पढ़ी हैं। हाँ, सारे शौक जो है किताबें पढ़ने वाले वो पूरे हो गए। तो आजकल जब हम हाथ में मोबाइल रहता है तो उस पर जा करके हम कई चीजें पढ़ने के लिए हमारे पास मिल जाती है। बहुत सारी कहानियां पढ़ रहा है, कोई किस्से कहानी पढ़ रहा है, कुछ जानकारी, नॉलेज बटोर रहा है। तो इस तरह से ऑनलाइन की संख्या बढ़ गई है आजकल, हम देख रहे हैं। और ये डिजिटल किताबें पढ़ तो रहे हैं लोग, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिन्हें इस तरह से किताबें पढ़ना जरा कम पसंद आता है। लेकिन इन दिनों उन्होंने ये आदत अपनी बदली और धीरे धीरे वो जो डिजिटल जो बुक पढ़ने की बात है उसको धीरे धीरे अपना रहे हैं। क्योंकि डिजिटल किताबें पढ़ने में क्या होता है दीपा, वैसे तो जो जिसको मोबाइल चलाना ये करना आता है उनके लिए तो आसानी है, वो पढ़ सकते हैं। किसी किसी को अक्षर बहुत महीन लगते हैं, उसको जूम कर रहे हैं, तो वो सारी तकनीकें आती नहीं, तो उस वजह से कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। कुछ लोगों को लगता है अरे हाथ में जो किताब, हमारे हाथ में जो सार्थक रूप में जो सामने है, और उसके वो जो पन्ने पलटना, जो नई किताब की महक हमें वो बहुत पसंद है। इसलिए तो देखो ना, ये सामने तो हमारे मोबाइल की किताब है, लेकिन देखो हमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, ऐसा कहते हैं। हाँ दीपा, और जो जिनको अच्छा लगता है डिजिटल तरीके से पढ़ना, वो कहीं पर भी हो, सफर में हो, ट्रेन पर हो, तो अगर निकलते जा रहे हैं तो वो इस तरह से पढ़ना बहुत पसंद करते हैं कि वो अपने समय का बिल्कुल पूरा इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने देते हैं उस समय को। और ये जो ऑनलाइन बुक्स की जो बात है, जहाँ पे ये किताबें जैसे जैसे खरीदने लगे हैं लोग, यहाँ पर एक चीज और बढ़ी है, अगर आप इस पे गौर करें कि नौकरियां बहुत बढ़ी हैं। किन लोगों की? जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं, उन लोगों को काम बहुत मिला है, क्योंकि अब डिजिटल बुक्स जा रही हैं, तो कहीं कहीं वो किताबों पे साथ साथ में आवाजें होती है, खासतौर पे बच्चों की किताबों में अलग अलग आवाज उसमें साथ साथ में आते जाते हैं, और पिक्चर्स कहीं कहीं दिखाई देती हैं। तो उस कहानी के लिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट की बहुत जरूरत होती है। तो एक तरीके से
में इस समय रोजगार भी मिल रहा है लोगों को। जी। और जिनका इंटरेस्ट है, जिनको रुचि है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है कि वो अपनी आवाज़ में तरह तरह की कहानियाँ, चाहे वो बड़ों की हो चाहे बच्चों की हो, उस तरह से कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, आ रही है मार्केट में, सुन रहे हैं हम लोग डिजिटल। और ऐसे में क्या है, एक छोटा सा बेसिक सेटअप उन्हें लेना होता है और वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट अपने घर बैठे पूरी किताब को पढ़ देते हैं, अपने वॉइस में वो उनकी आ जाती है और फिर एडिट हो करके ये डिजिटली हमें किसी भी अपने लैपटॉप पे या हम कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें आजकल तो नए जो लेखक हैं, जो लिखने की जिनकी रुचि है, वो भी इस ओर आए हैं, उनको भी लिखना पसंद आ रहा है। वो भी नई नई कहानियाँ और नए नए उसके जो कंटेंट होते हैं वो लेकर के आ रहे हैं और उस नए विषयों पर भी खूब सारा वो लिख रहे हैं। तो एक तरीके से नवीनता भी आई है लिखने का, जो पहले का कहानियों का होता था और आज की कहानियों में कुछ परिवर्तन भी आ रहा है, क्योंकि सबके विचार अलग अलग होते हैं। क्योंकि कहानीकारों को ना अब लिखने का मौका तो पहले भी था, वक्त उन्हें ज्यादा मिल पा रहा है। वो घर पे बैठे अपनी कहानी में अगर कहीं कुछ चेंज भी करना चाह रहे हैं या उनकी कोई अधूरी कहानियां पड़ी हैं तो उन्हें भी वो पूरा कर रहे हैं, और कुछ ऐसा उनको लग रहा है कि जो मैंने पहले लिखा था वो उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, तो वो बदलाव भी कर करके और ये सब हमें ऑनलाइन प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ पहले क्या होता था कि जब ये कोरोना काल नहीं था तो क्लब्स हुआ करते थे, क्लब पे बैठते थे, महीने में कोई एक दिन तय कर लेते थे और वो किताब के बारे में बातें होती थी, जैसे हमने आपको पहले बताया। लेकिन अब जब ये काल कुछ ज्यादा ही खिंचता चला जा रहा है तो अब क्या करा इन सब ने, जो क्लब वाले जो लोग हैं, बुक लवर्स जो हैं, इन्हें कैसे मिले और कैसे विचार विमर्श को अपना आदान प्रदान हो। तो डिजिटली कई सारे ऐप्स हैं, कई सारे सोशल साइट्स हैं जहाँ पर ये लोग सब एक साथ बैठ जाते हैं, और क्योंकि घर में वक्त ज़्यादा बीत रहा है तो एक साथ उनकी 8-8, 10-10 किताबें या जिनको जैसी रुचि हो और जैसा जिसका पढ़ने का जो स्टाइल हो तो कई सारी किताबें पढ़ लेते हैं। और फिर वो कई लंबी लंबी मीटिंग्स करते हैं उन ऐप्स के द्वारा, वो सोशल साइट्स के द्वारा, और वहाँ पर वो कहानीकारों के साथ और जो लेखक हैं और पाठक उनके साथ मिलते हैं। वहाँ पे लेखक भी आ पा रहे हैं क्योंकि वो भी अपने घर में है और जो पाठक है वो तो है भी अपने घर में। तो जब लेखक पढ़ता है और पाठक सुनते हैं तो उनको जो सामने जो कहानी का सुनने का अपना एक मजा होता है और कहानी के पात्रों से रूबरू होते हैं लेखक के द्वारा, तो वो उन्हें बहुत पसंद आता है। तो एक तरीके से आपस में बैठते हैं तो एक दोस्ती का अपना वो भी चलता, रिश्ता भी निभता है और कहानियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें अच्छा खासा डिबेट हो जाता है, सारे विचार विमर्श के आदान प्रदान होते हैं और साथ में साहित्यिक आनंद तो मिलता ही है और वो खूब मजा ले रहे हैं। डिजिटली जो ये इन लोगों का मिलना हो रहा है, किताब इसी बहाने मिल लेते हैं क्योंकि मिल पा नहीं रहे हैं और डिजिटली तरीके से एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो रहे हैं, आमने सामने देख रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उसका अलग ही आनंद होता है। ये कॉन्फ्रेंस का जैसे कि मतलब इसमें क्या हो गया, ये कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा है, सिर्फ देश के ही नहीं विदेशों के भी पाठक मिल गए हैं। बिल्कुल। और विदेशों के जो कहानीकार है, लेखककार है, वो लोग भी, लेखक जो हैं वो भी जुड़ गए हैं और एक तरह से अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म सब बन गया है ये। और कहानियों को आप कई भाषा में भी पढ़ सकते हैं, जिस भाषा में आपको पढ़ना है उस तरह की आप करके लेके पढ़ सकते हैं। और कई किताबें पढ़ने के शौकीन लोगों का कहना है कि वे एक महीने में कभी कभी 10 से अधिक किताबें पढ़ लेते हैं। और लेखक और पाठकों की इन डिजिटल कॉन्फ्रेंस जो होती है, वीडियो कॉलिंग होती है, उसके द्वारा वो एक दूसरे से बात करते हैं और बहुत तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं। और जो इस डिजिटल बुक के क्लब के द्वारा बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं ना। और कई पब्लिशर का भी ये कहना है मंजरी कि इस दौरान उन्हें बहुत काम करने का मौका मिला, क्योंकि ऐसी किताबें, नई किताबें तो पब्लिश कर ही रहे थे, कई अधूरी किताबों को भी उन्हें पूरा पब्लिश करने का मौका मिला। और क्योंकि लेखक क्योंकि लिख करके अपना काम पूरा दे रहे थे तो उन्हें भी पूरा वक्त मिल रहा था कि वो एक किताब को मुकम्मल रूप दे दें और पूरा उसका किताबी रूप उसका बन जाए। और संपादकीय विभाग भी अपना काम बहुत अच्छे तरह से कर रहे थे क्योंकि उन्हें पहले से ज्यादा वक्त मिल रहा था और इस तरह से डिजिटली कई किताबें छपकर ऑनलाइन उपलब्ध हो पा रही थी। तो एक तरह से कहते हैं सबको काम करने का इस दौरान बहुत मौका मिला। सब जिसकी अधूरी थी उन्होंने अपनी कहानियां पूरी करी, किताबें पूरी करी, और जिनको छपवाना था उन्होंने करा। और जो कई वृद्ध पाठक है जिन्हें आज भी हाथ में पुस्तक लेकर पढ़ना
पसंद है, जो हमारे बुजुर्ग पाठक हैं, वे भी अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें अपने हर पसंद की किताबें उपलब्ध हो रही हैं। तो धीरे धीरे, जैसे तुम कह रही थी ना कि धीरे धीरे अब बदलाव आया है। ये जो आधुनिकीकरण है और ये जो तकनीकी ज्ञान है, इसको समझ रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि हाँ, अपना भी रहे हैं। थोड़ा वो हमें लगता है कि थोड़ा सा बहुत फर्क तो आता है, और वो जो अजीब सा थोड़ा लगता है शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे इसकी भी आदत हो जाती है कि आपके हाथ में एक पुस्तक नहीं है, लेकिन आपके मोबाइल के अंदर वो पुस्तक बिल्कुल है। और उन लोगों को लगता भी है कि हाँ, हम भी नई पीढ़ी के साथ साथ मिलकर चल रहे हैं, तो ये चीज़ एक तरह से बहुत अच्छी बात हुई है। और बच्चों की और युवाओं की किताबें आजकल ऑनलाइन में बहुत डिमांड में है, कि सभी बच्चे चाहते हैं कि हमारे मतलब की चीज़ें भी हमें मिल जाए, तो बड़ा सर्च करते रहते हैं, जिससे नहीं पता होता है तो वो सर्च करके निकाल लेते हैं, और एक दूसरे से मिलकर दोस्त आपस में एक दूसरे को बताते हैं कि भाई देखो, मैंने यहाँ पर ये चीज पढ़ी, तुम पढ़ो। तो एक दूसरे से जो पास आउट करते हैं कि भाई मैंने पढ़ा, अब तुम पढ़ो, अब तुम पढ़ो, तो इस तरह से एक उनका एक सर्कल बन गया है। जो कुछ भी पढ़ते हैं वो दूसरे को बताते हैं, दूसरा भी ऑनलाइन उस तरह पढ़ाई करता है। और साथ में ये भी देख रहे हैं मंजरी कि ऐसी किताबें जो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, परिवार से जुड़ी हो, या पर्सनल डेवलपमेंट से संबंधित हो, वो किताबों की खरीदारी बहुत हुई है इन दिनों में, क्योंकि अब सबको वक्त मिल गया है तो अपने स्वास्थ्य के बारे में देख रहा है। हाँ। और वक्त मिला है तो सबको लग रहा है कि भाई थोड़ा तो अपना व्यक्तित्व को और ठीक कर ले और बढ़िया बना ले, तो क्या किया जाए, तो इसलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की किताबें बहुत बिक रही हैं। और वहीं दीपा, धर्म और दर्शन शास्त्र में भी पाठक बढ़ चढ़कर अपनी रुचि ले रहे हैं, इन सब की किताबें भी पढ़ रहे हैं, साहित्य भी पढ़ रहे हैं, धर्म की बातें भी पढ़ रहे हैं, भगवद गीता और ये सब भी, महाभारत वगैरह भी हमने देखा है कि वो लोग बड़े जिन्होंने कभी नहीं उठाई वो भी उसको पढ़ रहे हैं, रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से एक आनंद ले रहे हैं इन क्षणों में भी, इन पलों में भी, इस वैश्विक महामारी के समय में भी वो अपने रुचि को बनाए हुए हैं और अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम स्वस्थ रहें और फिट भी रहें और अपने ज्ञान को भी बढ़ाते रहें। तो इस तरह से किताब पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, और ऑनलाइन जो सुविधा मिल रही है उसका भी लाभ उठा रहे हैं, तो कहना चाहिए कि इस ओर बहुत अच्छा प्रयास है उनका। तो किताबों के आनंद के साथ चलो लेते हैं गीतों का भी आनंद। ओ
हाँ, तो दीपा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ऑनलाइन पढ़ाई की बातें चल रही थी कि हमें कैसे पढ़ना है। तो जहाँ तक पढ़ने की बात है तो वहाँ तो हम लोग अपने रुचि के हिसाब से किताबें ढूँढते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि बचपन में हमें याद है कि हम लोग कॉमिक पढ़ने के शौकीन थे, तो हमारे घर में कॉमिक होती थी, हम उसको पढ़ा करते थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो हर तरीके की किताबें हम लोग पढ़ने लगे, है ना? और वहीं जब पढ़ने के साथ लिखने की भी बात आती है तो लिखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ऑनलाइन के पाठकों की संख्या बढ़ी, वैसे ही बच्चे जो थे वो पढ़ाई की ओर आगे बढ़ने लगे, उस तरह से पढ़ने लगे। और अब क्या हो गया है कि पाठ्यक्रम की परिस्थिति के अनुसार बनाकर उन्हें प्रोजेक्ट संबंधी अधिक उन्हें काम दे दिया जाता है, क्योंकि स्कूल तो है नहीं ना, स्कूल तो है नहीं, सब जो पाठ्यक्रम है ये थोड़ा प्रोजेक्ट बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड है और सब वो उन्हें ऑनलाइन ही करना पड़ता रहता है और करते ही हैं ऑनलाइन वो इस तरह से। अब थोड़ा सा माता पिता की यहाँ पे जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, उन्होंने सुना नहीं सुना, अगर कहीं कुछ नोट्स लेना है तो बराबर लिखा या नहीं लिखा, तो माता पिता की जिम्मेदारी बढ़ गई है। आजकल बच्चे भी हैं ऑनलाइन, जैसे उन्होंने देख लिया, ऑनलाइन पढ़ लिया, अब उन्हें लगता है अब लिख के क्या करना है, लिखना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, लिखना भी बहुत जरूरी होता है। उससे क्या होता है कि हमारी जो लिखने की जो स्पीड है वो बनी रहती है, और जब हम लिखते हैं तो कोरे कागज पर जब हम लिखना शुरू करते हैं, जैसे आंसर शीट बोलते हैं, जब पढ़ाई होती थी तो उससे नए नए आपके जो क्वेश्चन के आंसर वो बिल्कुल दिमाग से निकलते हुए चले आते हैं। तो आपको लिखने की आदत तो छोड़नी नहीं चाहिए कि चलिए आजकल तो आप ऑनलाइन कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कभी तो हमें लिखना ही होगा ना। अभी अगर तुम्हें याद होगा मंजरी कि जब हम छोटी कक्षाओं में थे, पहली दूसरी तीसरी में शायद संभवतः, वहाँ पर एक हिंदी हैंडराइटिंग और इंग्लिश हैंडराइटिंग की किताबें आती थी, बिल्कुल खास तौर पे, जिसमें कि हमें वो मिला के कर्सिव हैंडराइटिंग पे लिखना होता था। तो वो रोज एक पेज हिंदी और एक पेज सुलेख जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल अनिवार्य था स्कूल में लेके जाना। मतलब आपको कितना भी होमवर्क मिला हो, लेकिन वो एक पेज तो लिखना ही है और वो ले जा करके रोज अपने डेस्क पे रख देना होता था। वो एक इंग्लिश वाली और एक हिंदी वाली, वो दोनों नोटबुक के वो पेज अपना जिस पे आप लिखे हो, एक रात पहले एक शाम पहले आप लिख कर आए हो, वो वहां पे सामने रख दीजिए। और इस तरह से अनिवार्य होता था पहले और उससे लिखने से क्या होता था दीपा कि सभी बच्चों की राइटिंग जो थी वो बहुत सुंदर होने लग जाती थी, धीरे धीरे निखार होने लग जाता था। और जब उन पर जब बच्चों को टीचर वेरी गुड लिखता था तो बच्चे बड़े खुश हो जाते थे। और वहीं जब किसी बच्चे को नहीं लिखता था कोई टीचर तो वो उदास भी हो जाते थे, कहते थे मुझे आज गुड नहीं दिया। तो फिर टीचर को देख के उसको बताना पड़ता था कि देखो यहाँ पर तुमने इंक पेन से लिखा है तो यहाँ पे इंक फैल गई है और यहाँ पर कुछ अक्षर सही नहीं है। तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है कि लिखते समय आपको सफाई का भी ध्यान रखना है। अक्षरों का भी ज्ञान बहुत अच्छा हो जाता है। स्पेलिंग हम लोग जो लर्न करते थे, जो कठिन शब्द हैं उनके स्पेलिंग को याद करना पड़ता था। लिखने की एक ये खासियत रहती थी कि लिखते लिखते वो अपने आप याद हो जाते थे। बिल्कुल क्या है, जैसे नॉलेज इमीडिएटली, ये इंग्लिश के ऐसे शब्द हैं कुछ जिसमें हमेशा गड़बड़ हो जाती है और स्पेलिंग ये वाली याद नहीं होती, ज्यादा करके लोग इसको गलत ही लिख देते हैं। तो इस तरह से लिखावट में ये है कि आपको अक्षर का ज्ञान भी हो जाता है। बिल्कुल। और आजकल के जो मतलब बच्चे तो उनको तो थोड़ा सा लिखने से वो थोड़ा सा जी चुराते हैं कि नहीं इतना सारा लिखना पड़ेगा तो नहीं लिखेंगे, लेकिन जैसा हम लोग कह रहे हैं कि लिखना भी चाहिए। और मंजरी देखो ना, नया दौर जैसे जैसे आता है उसके साथ अपना बदलाव तो लेकर आता ही है, और साथ में उसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान वो हमेशा साथ साथ ही होते हैं। हम बात कर रहे हैं बच्चों को जो ऑनलाइन पढ़ाई है ना, यही जो हम ये बात कर रहे हैं कि ठीक है भाई, प्रोजेक्ट्स की वजह से आप बहुत कुछ सीख तो रहे हैं, लेकिन लेखन का अभ्यास जैसे तुम बोल रही हो कि जी चुराते हैं बच्चे। अब उनका मन थोड़ा सा लगता है हो तो गया, टीचर ने बता दिया, प्रोजेक्ट में कर तो रहे हैं, तो अब हम लिख कर क्या करें। बिल्कुल। और अरे बच्चे ही क्या दीपा, हम बड़े जो है हम लोग का भी वही हाल हो गया है। अब हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, तो कहीं फॉर्म भरना हो, बैंक का काम करना हो या कहीं नौकरी का आवेदन करना हो, और हर जगह हम लोग सोचते हैं कि अब तो कंप्यूटर है, मोबाइल पर ही हो गया है सुविधा, तो हम उस तरह से कर देते हैं। सुविधा तो बहुत हुई है, देखा जाए कि सबको आसान हो गया है। जिनको नहीं आता है वो किसी न किसी से पूछ के मदद लेते हैं कि कैसे हमें फॉर्म भरना है, कैसे बिल भरना है, ये सब चीज़ें इसके द्वारा हो जाती। फॉर्म भरना भी हर चीज अब ऑनलाइन है, ऑनलाइन हो गई है। और ऐसे में क्या होता है कि बहुत सी सखियों को सोचने की आवश्यकता है कि बदलते ज़माने के साथ हम लेखनी के अभ्यास को भूले तो नहीं। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हर काम
आपको ऑनलाइन अगर आप कर रहे हैं तो आपको लिखने की आदत भी बनी होनी चाहिए। तो इन दिनों मंजरी देखा जाए तो हाथ से लिखने की कला जैसे बहुत कम सी होती जा रही है और कंप्यूटर पर ही टाइपिंग हो जाती है। वही हम समझने लग गए हैं कि भाई लेखन का यही हिस्सा है, कंप्यूटर पे या मोबाइल पे आपने टाइप कर लिया और फटाफट टाइप कर लिया तो ऐसा लगता है बस हो गया। बिल्कुल, अब तो पहले तो लगता था ना कि जैसे कि किसी को चिट्ठी लिखनी होती थी तो अच्छे से कागज पे सजा सजा के लिखते थे। अब वो भी नहीं, अब तो व्हाट्सएप पे एक लेटर जैसा अपनी मैसेज बात कह दी और उनके पास खत पहुंच गया और उसका जवाब मिल गया। और जब सब कुछ इतना आसान हो जाता है ना मंजरी, तो ऐसा लगता है ये इन बदलाव के साथ तो क्यों पन्ने पे पन्ने लिखते रहना। बिल्कुल, है ना, कागज की भी बचत होती है देखा जाए तो, है ना, कि अगर हम व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं या उस तरह से कर रहे हैं तो कागज की बहुत बचत होती है। इसके बारे में तो हमें क्या सोचना भी चाहिए। अपने अपने हिसाब से इस चीज को तय करना चाहिए कि लिखना कितना महत्वपूर्ण है। हमारे हाथों की उंगलियों की जो मांसपेशियां हैं ना वो भी मजबूत होती हैं। खास बच्चों की जो हाथों की मांसपेशियां हैं वो लिखने से ही मजबूत होंगी। और जो कहते हैं ना एक कंट्रोल चाहिए जो हाथों में, यहाँ वहाँ कुछ धूल फूल ना जाए और कहीं हमको बैलेंस अगर चाहिए तो लिखने का जो काम है ये सब चीज़ों में हमें बहुत मदद करता है। बिल्कुल, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान अकेले है, बोर हो रहा है, क्या करे, कुछ समझ नहीं पा रहा है, या दोस्त सर्किल अपना कोई भी सखियां नहीं है पास में, उसके मन के अंदर वो अपनी परेशानियों से भी दुखी है। तो ऐसे में क्या है, वो अपने विचारों को लिख ले और लिखने से उसका मन भी हल्का होगा और जब उसे पढ़ेगा तो लगेगा उसने क्या लिखा है। तो और या आप अपने आप को अच्छा सा समझते हैं, अच्छे आपके अंदर विचार आ रहे हैं तो आप अपनी एक डायरी बना लीजिए या एक कॉपी बना लीजिए, उस पे अपने मन के विचार लिखिए, चाहे वो कविता हो या कहानी हो, कुछ भी जो भी आए। तो इस तरह से आपके पास एक संग्रह भी इकट्ठा हो जाएगा लिखने की आदत से। जी बिल्कुल। और देखिए ना, आपकी जैसे जैसे लिखते चले जाते हैं तो ये व्यायाम होता है मस्तिष्क का और दिमाग रहता है सक्रिय। और साथ में जो शोधकर्ता हैं वो ये बताते हैं कि व्यक्ति टाइप की हुई चीज़ों को तो याद रखता है, ठीक है, लेकिन जब वो लिखता है ना हाथ से कोई चीज तो वो अक्षर या वो प्रतीक या वो नंबर भी अगर आपने कहीं लिखे हुए हो ना तो वो याद रहते हैं। जैसे पहले कैसे हमें फोन नंबर वगैरह कितने पहले तो बहुत याद रहते थे, लैंडलाइन नंबर हो या शुरुआती दिनों में ये जो मोबाइल नंबर है वो भी हमें मुंह जबानी याद रहता था। अब नहीं याद रह पाते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट नाम के आगे उनका सेव कर लेते हैं, तो हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये नंबर किसका है। अगर सिर्फ नंबर आया तो अगर हमारे घर से भी आया होगा ना तो हम बोलेंगे कहाँ का नंबर है। इतना मतलब कहने की ये बात है कि याददाश्त बहुत पक्की होती चली जाती है। और वही पढ़ाई के बारे में बात करें दीपा, तो जिन छात्रों ने लैपटॉप के मुकाबले हाथों से नोट्स बनाए होते हैं ज्यादातर उन्हें अपने विषय के बारे में अधिक जानकारी होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने एक एक चीज को लिखा है। तो लैपटॉप में ढूंढने से में जाएंगे तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन कॉपी अपने फटाफट निकाली और आपने बता दिया कि ये चीज ऐसी है, ऐसे होती है। तो जब आप पूरी तरह से पढ़ के लिखते हैं तो आपको समझ तो आपकी बढ़ती है, आप हर विषय में परिपक्व हो जाते हैं। और लेखन कौशल व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के साथ साथ अधिक तार्किक भी बनाता है। जब आप लिखते हैं तो आप हम डिबेट भी कर सकते हैं, क्लास में बहुत अच्छे से बता सकते हैं, या क्लास क्यों कोई बड़े भी हो और अगर वो मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस में हो तो अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छे से पेश कर पाते हैं। और जब खुद लिखते हैं तो आप अपने विषय के प्रति सजग भी हो जाते हैं और सभी पहलुओं पर विचार करने की आदत को भी आप अपना लेते हैं और सब पर बात कर सकते हैं। और देखो ना, हाथ से लिखने की आदत नए विचारों को भी जन्म देती ही है मंजरी, जो आपके लेखन को और खूबसूरत बनाते हैं। इससे और भी नया जानने की हमारी इच्छा होने लगती है और जिसके कारण हम नए पढ़ने का, नए सवालों के जवाब खोजने की जो हमारे अंदर जो प्रवृत्ति है वो पनपने लगती है। बिल्कुल। और अक्सर हम अपने विचारों को फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पर शेयर भी करते हैं, ये सोचकर कि वहाँ पूरा रिकॉर्ड दुरुस्त रहेगा, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी स्थिति आ जाए दीपा कि वो रिकॉर्ड वहाँ पर सेव नहीं रह पाए। तो इसलिए डायरी में भी लिखने की आदत हमें ऐसी समस्याएं आती हैं, अचानक जो मुसीबतें आ जाती हैं कि हमारा लिखा हुआ कहाँ चला गया, तो वो उससे आप बच जाएंगे। और हम देखते हैं कि हम बहुत सारी कहानियां, कविताएं जो हैं फटाफट लिख देते हैं, तो उस पे लिख देते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, लेकिन हम अपने पास नहीं रखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी डायरी में आप जरूर लिखें, तो आपके पास 2 जगह तो सेफ रहेगा। तो बहुत है। और लिखना जरूरी है क्योंकि इससे रहेगा दिमाग दुरुस्त। रेशम की डोरी
रेशम की डोरी। कहाँ जई हो निंदिया चुरा के चोरी चोरी, रेशम की डोरी होए रेशम की डोरी हो। कहाँ जई हो निंदिया चुरा के चोरी चोरी, रेशम की डोरी है रेशम की डोरी। कहाँ जाऊंगी मैं, तू है चंदा मैं चकोरी, पीपल की छैया हो पीपल की छैया हो। तेरे मेरी एक जिंदड़ी ओ मेरे सैया, पीपल की छैया हो पीपल की छैया। छोड़ू मैं जमाना मैं न छोड़ू तेरी भैया, पीपल की छैया है पीपल की छैया। इमली के बूटे हो इमली के बूटे, कल क्यों न आए मैं न बोलूं जाओ झूठे। कल क्यों न आए मैं न बोलूं जाओ झूठे। बड़ा मजा आए मैं मनाऊं और तू रूठे, और तू रूठे कोठे पे यारी है कोठे पे यारी। तेरे नाम कर दूं जिया ले आ पटवारी, कैसा पटवारी हो कैसा पटवारी। ये तू मेरा मैं तेरी ये तो जाने दुनिया सारी, कैसा पटवारी हो कैसा पटवारी। पर्वत पे झरना हो पर्वत पे झरना, कोई सुन लेगा चुपके चुपके बातें करना। कोई सुन लेगा चुपके चुपके बातें करना। प्यार किया तो बदनामी से क्या डरना क्या डरना। कुर्ता मलमल का हो कुर्ता मलमल का, आज तो जाती हूँ मैं ले वादा कल का। कुर्ता मलमल का है कुर्ता मलमल का। दीपा, जहाँ तक बात आती है कि हमें वैवाहिक जीवन में संतुलन के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। जीवन यदि एक गाड़ी है जिसे निरंतर चलते रहना है, तो पति पत्नी दोनों उस गाड़ी के दो पहिए के समान हैं। अगर एक आगे भागेगा तो दूसरे पहिए को भी भागना पड़ता है ना? बिल्कुल। और ये एक अवसर, मतलब अगर कोई धीमा हुआ तो दूसरे को भी वही गति अपनी थोड़ी धीमी करनी पड़ती है। दोनों को समान गति अपनानी पड़ेगी, दोनों को तालमेल बिठाना पड़ेगा। अगर एक फुर्तीला है तो शायद दूसरे को भी थोड़ा। और गृहस्थी की गाड़ी तो एक के बगैर चलती नहीं, तो पति पत्नी की दोनों की अपनी अहमियत होती है, दोनों का स्थान होता है। और पति पत्नी का संबंध जितना मजबूत होता है, वो बिल्कुल कहते हैं ना कि बहुत ही उसमें प्यार पनपता है, ममता भी होती है, और एक सुरक्षा का घेरा भी होता है दोनों के बीच। जैसे हम ये अभी गीत में सुन रहे थे ना, रेशम की डोरी। बिल्कुल। इसलिए अपने
इस बेहतर खूबसूरत रिश्ते का संतुलन जीवन में बहुत ज़रूरी है, उसको बना के भी रखना चाहिए। यही रिश्ता फिर परिवार के हर रिश्ते की नींव को मजबूत करता है, और जितनी अधिक नींव मजबूत होती है उतने अन्य रिश्ते भी फलते फूलते हैं और खुशहाल नजर आते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो मंजरी। शादीशुदा जीवन स्वस्थ हो, हंसता हुआ हो, इसके लिए अपने हम सफ़र के साथ जो तुम कह रही हो ना, संतुलन बना के रखना, ये बहुत ज़रूरी है। तो कुछ कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे कि एक दूसरे को आदर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है कि सम्मान दें एक दूसरे को, क्योंकि एक दूसरे के साथ आप अपना सारा जीवन व्यतीत करने वाले हैं। तो कभी अगर आपको ऐसा लगे ना कि कहीं थैंक यू बोल दिया, सॉरी बोल दिया या प्लीज बोल दिया, हमें लगता है अरे भाई हस्बैंड वाइफ तो हैं, इसमें क्या ये अब ये सॉरी बोल दी या थैंक यू। अगर आपको मान लीजिए आपके हस्बैंड ने आपको कोई चीज थमा दी उठा के, आप सिर्फ सिंपल छोटा सा थैंक यू बोल दीजिए। हाँ, वैसे ये सारी चीजें जो थैंक यू, सॉरी है, प्लीज है, ये इन रिश्तों के साथ साथ हमारे सभी जगहों पर ये चीजें लागू होती हैं कि इससे आपकी, हाँ, इससे ऐसा कहने से एक विनम्रता, आपकी सच्चाई, ये सब पता चलती है। और असल में ये छोटे छोटे शब्द आपकी मैरिड लाइफ को खुशहाल बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आपके हम सफ़र परिवार के लिए जो भी करे, जो आप मतलब आपके हम सफ़र जो आपके परिवार के लिए कुछ भी करते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता जाहिर करना ज़रूरी है, चाहे वो पत्नी करे चाहे पति करे। अगर पत्नी भी कुछ भी बना के घर पे लाती है या कुछ घर के सजावट से संबंधित चीज़ें भी बनाती, तो एक बार अगर आप उसकी तारीफ करेंगे, पूरा घर करे चाहे ना करे तारीफ, लेकिन अगर पति कर देता है तो पत्नी चेहरे पे चमक आ जाती है, और वो दिन भर की जो उसकी थकान है वो पल भर में दूर हो जाती है। यानी एक छोटा सा शब्द हो गया थैंक यू, और फिर उसका जादू आप देखिए, जादू तारीफ से हो गया। और समय का संतुलन जिसे कहते हैं कि शादी करने का मतलब ये नहीं कि अब अपने सारे पुराने रिश्तों को आप भूल जाए, साथ में खुद को भी आप भूल जाए। हाँ, साथ में खुद को भी भूल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और शादी से पहले भी आपकी अपनी जो जिंदगी थी, जब आप सबके लिए वक्त निकालते थे, अपने दोस्तों के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए, तो वो वक्त शादी के बाद भी आप निकालिए, बल्कि आप अपने उन रिश्तों के बीच में, दोस्तों के बीच में अपनी पत्नी के संग भी चाहिए, जिससे पत्नी को भी अच्छा लगे और वहाँ पर उसको भी मान सम्मान मिले, पूरी तरीके से मिले। बिल्कुल। और सीमाएं, हमारी जो रिश्ते हैं उसमें सीमाएं भी तय कर लेनी चाहिए। जैसे कभी आपने ऐसा देखा होगा कि काम, कभी कभी ऐसा होता है ना कि काम इतना होता है दफ्तर में कि कभी पति और कभी पत्नी वो काम अपने घर पर ले उनके वो चाहते नहीं है लाना, लेकिन कभी कभी हो जाता है ऐसा कि लेकर आना पड़ता है, या किसी किसी को आदत ही होती है कि वो अपना दफ्तर का काम भी घर पर लेकर आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो दूसरा पार्टनर है, जो दूसरा अपना दंपति का जो दूसरा हिस्सा है, हाँ, उसको थोड़ा ऐसा लगता है कि हम नेग्लेक्ट हो रहे हैं, या परिवार में बच्चे हैं तो बच्चों को लगता है कि अब इतना तो दिन भर काम कर रहे थे, अब ये काम भी यहाँ ले पास मेरे लिए भी टाइम मेरे लिए भी टाइम नहीं है। तो अपनी समय जो सीमाएं हैं ये बांध लें, कितना क्या काम करना है, जरूरत हो या कोई आवश्यक कार्य हो तो ठीक है वो पूरा कर लीजिए, लेकिन इसे आदत ना बना लीजिए। बिल्कुल। और वैसे तो दीपा इन दिनों जो है वर्क फ्रॉम होम ही हो रहा है, घर से ही काम कर रहे हैं जी, तो उसकी भी एक समय सीमा होती है, उस समय का अवश्य ध्यान रखें। और कभी कभी मजबूरी हो जाती है पुरुष की भी कि उनके पास ऑफिस का काम, घर से भी जो काम कर रहे हैं तो वो बहुत देर तक हो रहा है, तो थोड़ा की क्या महिलाओं की भी जो महिला कर रही हैं जो वो भी काम कर रही हैं, उन्हें बहुत देर तक कभी कभी नाइट शिफ्ट भी करना होता है, क्योंकि अगर विदेशी कंपनी के लिए अगर काम कर रहे हैं तो देर रात तक, उनको देर रात तक करना होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए दीपा, अगर घर का जो मालिक है, पुरुष है, व्यक्ति है, तो वो अगर बिजी है तो पत्नी उसका पूरा काम संभाल रही है। और तो ऐसे में ये करना चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियों को बांट लेना चाहिए। कभी किसी ने कुछ बना लिया, कभी किसी ने कुछ बना लिया, है ना। तो सारी जिम्मेदारियां ऐसा नहीं हो कि किसी एक ही व्यक्ति पे आ जाए कि भाई ये काम, खाना पीना है, घर परिवार बच्चों को देखना, ये तो एक घर की महिलाओं का ही काम बिल्कुल होता है। ऐसी सोच को बदलना चाहिए। बिल्कुल, सोच भी बदले और करें भी सही साथ में काम। और वैसे आजकल बदल रहे हैं और सोच बदलती भी चली जा रही है। और आप अपनी जो बातें हैं वो एक दूसरे से शेयर कीजिए, और आप अपने एक दूसरे के साथ मिलकर रहिए। और क्योंकि क्या होता है कि हमारी और हम दोनों की जिम्मेदारी होती है कि हर बात को समझने के लिए, करने के लिए। और जैसे तुमने कहा है कि बांट लेना चाहिए जिम्मेदारी, तो ये बहुत अच्छी बात है।
आजकल दोनों ही वर्किंग रहते हैं, ऐसे में तो घर की जिम्मेदारी का बांटने का एक फर्ज भी बनता ही बनता है कि दोनों को मिलकर देखना है, बच्चों को भी देखना है, परिवार को भी देखना है। और जब दोनों मिलजुल कर ये बैठ के तय कर लेंगे ना कि कौन कितना काम क्या करने वाला है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं और किसी तरह से कोई तर्क वितर्क भी नहीं घर में होगा, ना ही किसी तरह की कोई कहते हैं कि नाराजगी भी नहीं आएगी। बिल्कुल। और ऐसे में ये भी अपने रिश्तों में जो परिवार वैवाहिक रिश्ता है उसमें जो एक प्रेम होता है, जो एक उत्साह होता है, खुशी होती है, एक दूसरे के मतलब बातों को सुनने के लिए वक्त निकालिए और अपनी जो जिंदगी जो बहुत व्यस्त है उसमें से अपने लिए भी कुछ पल निकालिए। और जो आपने कभी कहीं एक साथ घूमने गए थे, उन सब लम्हों को, उन सब यादों को आप शेयर कीजिए एक दूसरे को। नहीं तो आप अपने एल्बम को निकाल लीजिए, उसको देख करके उन यादों को साझा कीजिए। तो और ये वक्त तो अभी मिला भी होगा कोरोना के समय, और एक दूसरे के ऊपर बढ़िया बढ़िया कविता लिखिए, एक दूसरे को सुनाइए। तो वो उसके भी लिख लो, कोई ऐसी कोई तारीफ में शेर लिख ले अपनी पत्नी कोई पुराना किस्सा जो शायद पति या पत्नी भूल गए हो, लेकिन आप लिख करके एक घर में ही क्यों ना हो, एक छोटी सी चिट्ठी बना के भी अगर आप सुबह के नाश्ते या सुबह की चाय के साथ रख देंगे कि कल हमने ये आपके लिए लिखा था, वो तो भी देखिए वो अचानक से एक ताजगी आ जाएगी, एक सरप्राइज होगा पत्नी के लिए भी। और सरप्राइज देने के लिए कोई बर्थडे या कोई एनिवर्सरी या शादी की वर्षगांठ की या आपकी जन्मदिन की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। और ये अच्छा आइडिया दीपा तुमने दिया है। तो तुम कहने वाली हो, सोचना तो पड़ेगा। और हमारी सखियां, हमारे जो सभी सुन रहे हैं, उनके पास भी एक अच्छा आइडिया पहुंच गया है कि ऐसा कर सकते हैं। और एक जो कभी पत्र लिखते थे अपनी पत्नी को, आज फिर वापस वो दिन एंजॉय कर सकते हैं। मतलब ये कि अपने संबंध के अंदर प्रेम को जिंदा रखिए, तरीका चाहे कोई भी हो। और कितने भी क्रिएटिव इसमें अब आप हो सकते हैं। खुद हमारे सखियां और हमारे सखा इसमें बहुत समझदार है। बिल्कुल, कहने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत बस ये। और वक्त बता रहा है कि वक्त तो हो चला है, तो आज हम लेते हैं इजाजत। तो मंजरी वर्मा यानी मैं और दीपा मैश्री है ना, को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली।